ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले जनरेशन टाइम। तो जनरेशन टाइम क्या होता है? टाइम टेकन फॉर अ बैक्टीरिया टू गिव राइज टू 2 डॉटर सेल्स अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस। एक बैक्टीरिया जब दो, क्योंकि इसमें फिजन, बाइनरी फिजन से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जब एक बैक्टीरिया से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं उसमें जितना भी टाइम लगता है उसको बोलते हैं जनरेशन टाइम। और ये सब बैक्टीरिया का अलग अलग हो सकता है। ई कोलाई का 20 मिनट्स होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का 20 आवर्स होता है एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे का 20 डेज होता है। ठीक है, ये याद रखना ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रे का जो जनरेशन टाइम है, क्योंकि फार्माकोलॉजी इन दोनों की जो ट्रीटमेंट है ना, ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रे, इसी बेसिस पे इनका डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि इनका जनरेशन टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब देखो, थियोरेटिकली 1 बैक्टीरिया शुड गिव राइज टू 10 टू द पावर 21 बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया से एक्सपेक्टेड है कि 10 टू द पावर 21 तक वो बैक्टीरिया को बना सकता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे न्यूट्रिशनल डिप्लीशन हो गया एंड टॉक्सिक कंपाउंड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। उस वजह से एक बैक्टीरिया सिर्फ 10 टू द पावर 8 टू 9 इतने ही बैक्टीरियाज को फॉर्म कर सकता है। When a bacteria is seeded into a suitable liquid medium and incubated, its growth follows a definite course। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। जब भी हम किसी बैक्टीरिया को इनोक्यूलेट करते हैं मीडियम के अंदर, लिक्विड मीडियम के अंदर, तो एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। व्हेन बैक्टीरियल काउंट्स आर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, इट इज नोन एज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब हम रेगुलर इंटरवल्स पे हमने बैक्टीरिया की जो है काउंटिंग की एंड उसको एक ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, उसको बोलते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब देखो, ये यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का। तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो टाइम डिनोट कर रही है, एंड बैक्टीरियल काउंट जो है वो वाई एक्सिस पे है। तो यहाँ पे मैंने 4 फेजेस दिखा रखे हैं आपको। देखो, ये फर्स्ट फेज, ये लैग फेज है। उसके बाद सेकेंड, ये लॉग फेज है जिसमें एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं बैक्टीरिया। देन थर्ड फेज इज स्टेशनरी फेज एंड वी हैव फोर्थ, दैट इज फेज ऑफ डिक्लाइनिंग। ठीक है, अब देखो, लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड फेज ऑफ डिक्लाइन, इन इंडिविजुअली हम इन फेजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है लैग फेज। लैग फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एडजस्टमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। अब देखो, नए नए बैक्टीरिया को इनोक्यूलेट किया है, वहां जाके उसको एडजस्ट भी होना है। ठीक है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी बैक्टीरिया की। आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स याद रखने हैं लैग फेज में। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड याद रखो, उसके बाद सेंटेंस आप फॉर्म कर लोगे। एडजस्टमेंट, बैक्टीरियल एडजस्टमेंट होता है। नो मल्टीप्लीकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैग फेज में देयर इज नो मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देन थर्ड, सेल्स जो है वो साइज में इंक्रीज होती हैं एंड बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस वेरियस एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर इट्स रेप्लिकेशन। बेसिकली ये अब क्योंकि लॉग फेज में जाने वाला है, जहां पे ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाला है, मल्टीप्लाई करने वाला है, तो उससे पहले सारी प्रिपरेशन करेगा ना ये। तो साइज में बड़ा हो गया, एंजाइम्स बना लिए इसने, एडजस्ट हो गया ये। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। लेकिन अब है लॉग फेज। लॉग फेज की बात करें तो इट इज द पीरियड ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ व्हेन द log of the bacterial count is plotted on the graph. It gives rise to a straight line. Cells are smaller in size and stained uniformly. लैग फेज में सेल्यूलर साइज ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहे थे साइज में, लेकिन यहाँ पे स्मॉल साइज के होंगे और बहुत ज्यादा होंगे। बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही होगी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रखी होगी और यूनिफॉर्मली स्टेन होंगे अगर अपन ने स्टेन किया तो। उसके बाद आ जाती है स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज पे अब एक टाइम पे लॉग फेज आ गई, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया, फिर वहां पे कहीं तो जाके उसकी ग्रोथ स्टॉप होगी क्योंकि लिमिटेशंस है, न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, उस वजह से स्टेशनरी फेज भी आएगी। तो स्टेशनरी फेज की बात करें तो न्यू बैक्टीरिया प्रोड्यूस इज इक्वल टू द बैक्टीरिया दैट इज डाइंग। ठीक है, तो जितने भी नए बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे एक दिन में अगर 10 पैदा हो रहे हैं तो 10 ही मर रहे हैं, तो वहां पे बोलते हैं हम स्टेशनरी फेज। इट गिव्स प्लेट्यू इन द ग्राफ। इट अकर्स बिकॉज ऑफ, क्यों होती है ये? न्यूट्रिशन खत्म हो गया, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए। ड्यूरिंग दिस स्टेज द बैक्टीरिया डू नॉट स्टेन यूनिफॉर्मली एंड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स एंड एक्सोटॉक्सिन कैन अकर। अब क्या हो गई कि एक्चुअली टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन हो गया ना, न्यूट्रिशन भी कम हो गया, तो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं ये। तो यहाँ पे स्पोर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज होने लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं फेज ऑफ डिक्लाइन की। तो द नंबर ऑफ बैक्टीरिया गोज डाउन सिंस देयर इज टोटल लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। क्योंकि लैक ऑफ न्यूट्रिशन है और टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इस वजह से नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो डिक्रीज होने लग जाएंगे और मल्टीप्लाई और होंगे नहीं, और डेथ ज्यादा की हो रही है, तो उसको बोलेंगे फेज ऑफ डिक्लाइन। कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ इन्वोल्यूशन फॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रखना। फेज ऑफ डिक्लाइन में जो है इन्वोल्यूशन फॉर्म्स कैरेक्टरिस्टिकली दिखेंगी।
और जो हमने स्टेशनरी फेज देखी थी वहां पे स्पोर दिख रहे थे हमें और एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज हो रहे थे। टोटल काउंट की बात करें तो वेरी लिटिल फेज ऑफ डिक्लाइन ड्यू टू ऑटोलिटिक एंजाइम्स। देखो टोटल काउंट क्या होती है, जिसमें हम डेड और लाइव दोनों बैक्टीरियाज को काउंट करते हैं, ठीक है। तो टोटल काउंट जो होती है वो ज्यादा ही होगी। जैसे कि यहाँ पे भी हमने जो ग्राफ प्लॉट कर रखा है, इसके अंदर भी ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये टोटल काउंट को दिखा रही है। तो अगर टोटल काउंट के बेसिस पे देखें तो फेज ऑफ डिक्लाइन काफी कम दिखाई देगा, बहुत कम आपको दिखेगा कि कम ही नीचे जा रहे हैं बैक्टीरियल काउंट। लेकिन लाइव की तो बहुत कम चली जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे तो हमने डेड बैक्टीरिया को भी काउंट कर लिया। अब आप बोलोगे डेड को भी काउंट किया है टोटल काउंट में, तो कम होना ही क्यों है? कम इसलिए हुआ है क्योंकि डेड में कुछ में ऑटोलिटिक एक्टिविटी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा डिक्रीज तो देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा अगर हमने टोटल काउंट की तो। डेड और लाइव दोनों को गिना है इसने। और वायबल की बात करें, सिर्फ लाइव बैक्टीरिया की बात करें तो वो काफी कम हो जाएंगे फेज ऑफ डिक्लाइन में, मर जाएंगे, न्यूट्रिशन वगैरह की सबकी कमी जो आ गई है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? तो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन, तो बैक्टीरिया दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, सल्फेट, फॉस्फेट, आयरन, ये सब चाहिए होता है। सम बैक्टीरिया इन एडिशन रिक्वायर्स एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स लाइक, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को ना फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10 चाहिए होता है, ठीक है। तो कुछ की कुछ अलग डिमांड होती है। फैक्टर 5 उनको हीम से मिल जाता है एंड फैक्टर 10 जो है एनएडी। इसके बाद देखो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ऑब्लिगेट एरोब्स हो सकते हैं जो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे, लाइक स्यूडोमोनास हमने देखा था पेलिकल फॉर्मेशन में भी हेल्प करती थी उसको, क्योंकि उसको वो ऑब्लिगेट एरोब है, उसको सरफेस पे रहना है, तो उसको फिम्ब्रिए हेल्प करती थी पेलिकल फॉर्मेशन में। ऑब्लिगेट एनेरोब, जिनको एकदम एनेरोबिक कंडीशंस चाहिए, ठीक है, तो वो उसका एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम के सारी स्पीसीज, जितने भी आप बोल दो, टेटेनाई, कितने भी एग्जांपल्स आप दे सकते हो। एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनेरोब्स, जो कि हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, स्टेफाइलोकोकस, जो एरोबिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर लेंगे एंड अगर थोड़ी बहुत एनेरोबिक कंडीशन आई तो उसको भी वो टॉलरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। सो दीज रिक्वायर ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन टू ग्रो, फॉर एग्जांपल हेलिकोबैक्टर एंड कंपाइलोबैक्टर। तो माइक्रो एरोफिलिक क्या है, नाम में ही पता है, माइक्रो मतलब ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उनको ग्रो होने के लिए। जैसे एग्जांपल है हेलिकोबैक्टर एंड कंपाइलोबैक्टर। रिक्वायरमेंट ऑफ CO2 की बात करें तो सम बैक्टीरिया रिक्वायर 5 to 10% CO2 टू ग्रो। दीज आर कोल्ड कैप्नोफिलिक। आप जितने भी बैक्टीरिया पढ़ोगे ना, मोस्टली कैप्नोफिलिक तो आपको दिख ही जाएंगे, जिनको 5 to 10%, ये नंबर याद करना इंपॉर्टेंट है, 5 to 10% CO2 चाहिए, उनको बोलते हैं कैप्नोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल इसका ब्रिसेला अबॉर्टस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर के बेसिस पे हमने फर्दर क्लासीफाई किया है। तो टेम्परेचर में 3 टाइप के हो सकते हैं, साइक्रोफिलिक, मीजोफिलिक, थर्मोफिलिक। साइक्रोफिलिक मतलब बहुत 0 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे। मीजोफिलिक समवेयर इंटरमीडिएट टेम्परेचर हो गए हैं, 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोफिलिक की बात करें तो 55 to 80 डिग्री। अब हम बात करते हैं मॉइस्चर की। ड्राइंग कैन किल मोस्ट बैक्टीरिया, ठीक है, बट नॉट स्पोर्स। pH 7.2 to 7.6 is the optimum pH for bacterial growth. Acidic pH पे lactobacillus ग्रो करता है एंड alkaline pH पे vibrio cholerae। तो these are the special examples। बाकी optimum pH की बात करें तो वो 7.2 7.6 मोस्टली बैक्टीरियाज इसमें ग्रो करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक आपको चाहिए एसिडिक में कौन ग्रो करता है तो लैक्टोबैसिलस है एंड alkaline में कौन करता है विब्रियो कॉलेरे। अब हम बात करते हैं लाइट की। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो फास्टर इन डार्क। फोटोक्रोमोजेनिक माइक्रोबैक्टीरिया ग्रुप नोन एज माइकोबैक्टीरिया कंसासी। अब ये कुछ एक्सेप्शंस है, वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डार्क में ग्रो करते हैं, बट कुछ का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है जो जिनको लाइट चाहिए होती है, जैसे माइकोबैक्टीरियम कंसासी। उसके बाद बात करते हैं ऑस्मोटिक इफेक्ट। तो रप्चरिंग हो जाएगी ऑफ बैक्टीरिया, जिसको कि सेल वॉल प्रिवेंट कर रही थी, राइट। सेल वॉल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है कि रप्चरिंग कब होगी, जब आपने हाइपोटोनिक मतलब जिसके अंदर पानी ज्यादा है, सॉल्ट कम है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा होगा कि पानी सेल के अंदर जाएगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर, और वो इतना बड़ा हो जाएगा कि रप्चर हो जाएगा। तो ये होते हैं ऑस्मोटिक इफेक्ट्स। मैकेनिकल स्ट्रेस एंड सोनिक स्ट्रेस, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं,
तो उसके बाद देखो ये 9 पॉइंट्स है जो कि ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स में आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेल मेटाबॉलिज्म की बात करें तो एरोबिक बैक्टीरिया डिराइव देयर एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन। 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स इनको चाहिए होते हैं, कैटालेज एंड परऑक्सीडेज। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरियाज के अंदर कैटालेज एंड परऑक्सीडेज 2 ये एंजाइम्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो ऑक्सीडेशन से अपनी एनर्जी जो है डिराइव कर लेते हैं। इन एनारोबिक बैक्टीरिया O2 कैन नॉट एक्ट एज अल्टीमेट हाइड्रोजन एक्सेप्टर, सल्फर एक्ट एज अल्टीमेट O2 H2 एक्सेप्टर नोन एज फर्मेंटेशन। अब क्या होता है एनारोबिक बैक्टीरिया में हमारे पास ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो अल्टीमेट हाइड्रोजन एक्सेप्ट कौन करेगा, वो सल्फर करता है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम फर्मेंटेशन। एंड उसके प्रोडक्ट्स होते हैं एसिड्स, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एल्कोहल एंड CO2। तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया है फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। फिजियोलॉजी में हमने क्या क्या देखा, तो उसकी जितनी भी ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स हैं ये सब देखी, एंड उसका जनरेशन टाइम। उससे पहले तो आप बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में आपको सब कुछ बताना चाहिए। उसके बाद आपको बैक्टीरियल ग्रोथ रिक्वायरमेंट में आप न्यूट्रिशन देख लो, CO2 देख लो, टेम्परेचर देख लो, ऑस्मोटिक इफेक्ट्स देख लो, सोनिक मैकेनिकल स्ट्रेस देख लो, टेम्परेचर देख लो। तो ये सारी चीजें कवर हो जाती है आपकी फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसी लगी वीडियो, अगर पसंद आई हो ना तो लाइक करना, शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियन व्यूज ऑन दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।